नेपाल की पार्लियामेंट के चमकते मार्बल कॉरिडोर्स ने सदियों का इतिहास देखा था, पर आज जैसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। सिर्फ 20 साल के कुछ युवा प्रोटेस्टर्स उस महोगनी कुर्सी को जलते देख रहे थे, जहां से पॉलिटिशियंस ने बैठकर सालों तक उनकी जनरेशन से सिर्फ खोखले वादे किए थे। पीछे के वुडन पैनल्स आग में लिपटे हुए थे और शैटर्ड विंडोज से काला धुआं भर भर कर निकल रहा था। आसपास हजारों यंग प्रोटेस्टर्स विक्ट्री सॉन्ग्स गा रहे थे और क्रिम्सन ब्लू नेपाली फ्लैग्स वेव कर रहे थे। नीचे कोर्टयार्ड में पुलिस वैन्स, फायर ट्रक्स और सरकारी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन यह कोई रैंडम वायलेंस नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन था। सिर्फ 24 घंटे पहले इन्हीं सड़कों पर उनके 19 दोस्तों को गोली से मार दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ओपिनियंस ऑनलाइन एक्सप्रेस करना चाहते थे। पार्लियामेंट की पुरानी दीवारें आग से ढहती देख यंग प्रोटेस्टर्स को समझ आ गया था कि वो सब अपने देश की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखने जा रहे हैं। नेपाल की नई जनरेशन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपना फ्यूचर परमिशन से नहीं, रेवोल्यूशन से बनाएंगे। Nepal has been gripped by violence. The parliament was on fire, ministers were thrashed on the streets, the Supreme Court was torched, and the capital of Kathmandu was overrun. So we want to protect our youth and make the country's economy better. When the police opened fire, killing dozens of women. नेपाल के प्रोटेस्ट्स को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है। 2008 में रिपब्लिक बनने के बाद नेपाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक मेजर प्लेग्राउंड बन गया था। सिर्फ 17 सालों में 14 गवर्नमेंट्स बदली गईं, जिनमें से एक भी अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। नेपाली गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल कैराउसेल की तरह चलाई जा रही थी, जहां चेहरे नहीं बदलते थे, सिर्फ कुर्सियां घूमती रहती थीं। केपी शर्मा ओली बार बार वापस आते, कभी पहले टर्म में, कभी दूसरे, कभी तीसरे। पुष्पा कमाल दहाल यानी प्रचंडा भी 3 अलग दफा कुर्सी पर लौट चुके थे और शेर बहादुर ड्यूबा तो जैसे पावर में लौटने का एक परमानेंट साइकिल बना चुके थे। नेपाल के लोगों के लिए यह डेमोक्रेसी कम एक एंडलेस मेरी गो राउंड बन चुका था, जहां वही पुराने चेहरे वही खोखले वादे कर उन्हें गुमराह कर रहे थे। नेपाल की नई जनरेशन यानी जेन जी के लिए यह इतिहास नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को विश्वास हारते देखा, अपने भाई बहनों को मौकों की तलाश में देश छोड़ते देखा और अपने ही फ्यूचर को इन नेताओं की नाकामियों के बोझ तले धीरे धीरे डूबते देखा। इन नेताओं के राज्य में नेपाल का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20.8% तक पहुंच चुका था। देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स अपने स्किल्स नेपाल में यूज करने के बजाय फॉरेन फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए थे। नेपाल की जीडीपी का लगभग 33% हिस्सा रिमिटेंसेस पर निर्भर हो चुका था, वह पैसा जो ओवरसीज वर्कर्स घर भेजते थे। और यह ज्यादातर वही नौजवान थे जो नेपाल का फ्यूचर बनाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में किसी और देश का फ्यूचर बना रहे थे। लेकिन यह जनरेशन अलग थी। यह नेपाल की पहली डिजिटल नेटिव जनरेशन थी, जो सोशल मीडिया के जरिए ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस और आइडियोलॉजीज से जुड़ चुकी थी। डेमोक्रेसी, करप्शन और फंडामेंटल राइट्स पर चल रही चर्चाएं अब उन्हें समझ आने लगी थी। नेपाल साउथ एशिया का वह देश है जहां सोशल मीडिया का यूसेज सबसे ज्यादा है। जेन जी के लिए यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि लाइफलाइंस की तरह ऑपरेट करते हैं। फेसबुक के जरिए माइग्रेशन से बिछड़े परिवार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए यंग एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर ले पाते और टिकटॉक के जरिए नेपाली युवा अपनी क्रिएटिविटी और पॉलिटिकल ओपिनियन को आवाज दे पाता, वह आवाज जो ट्रेडिशनल मीडिया देने से हमेशा कतराता था। सोशल मीडिया ने नेपाली यूथ को करप्शन को एक्सपोज करने का एक नया तरीका भी दे दिया था। जो बातें पिछली जनरेशन चुप चुप के कानों कान करती थी, वह अब ओपनली पोस्ट्स, वीडियोस और हैशटैग्स के जरिए दुनिया के सामने आने लगी थी। इसी डिजिटल रिवॉल्यूशन ने जन्म दिया हैशटैग नेपो किड्स कैंपेन को, एक मूवमेंट जिसने नेपाल के इलीट्स के करप्शन को एक्सपोज करना शुरू किया। एक तरफ जहां ऑर्डिनरी नेपाली फैमिलीज
अपने बच्चों को मजदूरी के लिए बाहर भेजने का पैसा जोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेपाल के पॉलिटिकल एलिट्स के बच्चे यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स की तरह जी रहे थे। ये कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा था कि नेपाल के यूथ ने इसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। जो तस्वीरें वायरल हुईं, उनकी सिंप्लिसिटी ही सबसे डेवस्टेटिंग थी। पॉलिटिशियंस के बेटे लग्जरी कार्स के साथ पोज करते दिखते, ऐसी कार्स जिनकी कीमत उतनी थी जितना एक आम नेपाली अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। मिनिस्टर्स की बेटियां स्विट्जरलैंड में वेकेशंस एंजॉय करती दिखती, जबकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिक हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर पाते। फॉर्मर जजेस के बच्चे ओपनली डिजाइनर गुड्स फ्लॉन्ट करते दिखते, ऐसे गुड्स जो किसी भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट सैलरी से कभी नहीं खरीदे जा सकते थे। मैसेज एकदम क्लियर था। नेपाल एक दो स्तरीय समाज बन चुका था, जहां पॉलिटिकल कनेक्शंस डिसाइड करते थे कि तुम्हारे बच्चे कैसे जिएंगे। अगस्त 2025 के एंड तक हैशटैग नीपो किड्स कैंपेन एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया था। जो शुरू में सिर्फ स्कैटर्ड सोशल मीडिया पोस्ट थे, वह अब एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट बन गए थे। नेपाल भर में यंग लोग पॉलिटिकल करप्शन और एलीट प्रिविलेज के सबूत शेयर कर रहे थे। यह हैशटैग हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था और ऐसी कॉन्वर्सेशंस शुरू कर रहा था जिन्हें गवर्नमेंट ना तो इग्नोर कर पा रही थी और ना ही कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के रिएक्शन ने नेपाल की एजिंग पॉलिटिकल क्लास और उसके यूथ का डिस्कनेक्ट एकदम क्लियर कर दिया था। करप्शन के एलिगेशंस एड्रेस करने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि मैसेंजर को ही खत्म कर दिया जाए। 4 सितंबर 2025 को ओली की गवर्नमेंट ने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का ऑर्डर दे दिया। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट सब बंद कर दिए गए। ऑफिशियल जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स और टैक्स कंप्लायंस के नाम पर दिया गया एक एक्सक्यूज था, लेकिन असली मैसेज सबके लिए साफ था। नेपाल की सरकार हैशटैग नीपो किड्स कैंपेन को चुप कराना चाहती थी और इसके लिए वह नेपाल को पूरी डिजिटल दुनिया से काट देने तक को तैयार थी। जेन जी के लिए यह सिर्फ एक सेंसरशिप नहीं, बल्कि उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी। मंडे 8 सितंबर की सुबह हजारों युवक हाथों में हैंडमेड साइंस और स्मार्टफोन्स लिए काठमांडू के एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट मैतिक घर मंडल के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे थे। इनमें से कई युवक अपनी स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म्स में थे। ये सीजन्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स या पार्टी कैडर्स नहीं थे, ये आम स्टूडेंट्स थे जिनके लिए अब चुप रहना मुमकिन नहीं था। उनके पोस्टर्स पर सिंपल मैसेजेस लिखे थे, जैसे शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया और यूथ्स अगेंस्ट करप्शन। जैसे ही ये प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही इस प्रोटेस्ट का मूड बदलना शुरू हो गया। पुलिस ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को चारों तरफ बैरिकेड से घेर दिया था, लेकिन ये ऑर्डिनरी बैरियर्स नहीं थे। ये 17 सालों के ब्रोकन प्रॉमिसेस, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स और जनरेशनल बिट्रेयल के सिंबल्स थे। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस लाइंस पर प्रेस करना शुरू किया, डिमांड करते हुए कि उन्हें उन ग्राउंड्स में एंट्री दी जाए जहां उनके सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिविलेज की दीवारों के पीछे बैठे थे। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की सराउंडिंग वॉल्स पर भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी के स्लोगन्स चिल्लाते हुए चढ़ने लगे। नेपाल का यूथ लिटरली उन बैरियर्स को स्केल कर रहा था जिन्होंने उन्हें हमेशा पावर से दूर रखा था, लेकिन सरकार का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी एस्केलेट हो गया। पुलिस ने वाटर कैनन्स और टीयर गैस कैनिस्टर्स सीधे भीड़ में फायर करना शुरू कर दिए। इसी एस्केलेशन के चलते नेपाल के पुलिस कमांडरों ने एक ऐसा फैसला लिया जो नेपाल की कलेक्टिव मेमोरी में हमेशा एक काले धब्बे की तरह दर्ज होगा। उन्होंने अपने ही सिटीजन्स पर लाइव एम्निशन यूज करने का ऑर्डर दे दिया। पहली गोली दोपहर 12:52 पर चली। स्टूडेंट्स, जिनमें से कई अभी भी प्रोटेस्ट साइंस पकड़े हुए थे, कंक्रीट बैरियर्स और पेड़ों के पीछे छुपने के लिए दौड़ने लगे। पुलिस सीधे भीड़ पर फायर करने लगी और कई ऑफिसर्स ने प्रोटेस्टर्स के सिर और छाती को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही वीडियोस सर्कुलेट होने लगे जिनमें ब्लू और व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म्स पहने कई बच्चे कंक्रीट पर बेजान पड़े थे। उनके हाथों में थामे प्रोटेस्ट साइंस अब खून के तालाब में बिखर चुके थे। डॉक्टर बद्री रिजाल, नेशनल ट्रामा सेंटर के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट,
ने उस दिन का हॉरर डिस्क्राइब करते हुए कहा, Many victims are in critical condition and appear to have sustained gunshot wounds to the head and chest. सिर्फ उनके हॉस्पिटल में 7 डेथ्स कंफर्म हुई, लेकिन कैजुअलिटीज पूरे शहर में फैली थी। उस दिन के 19 कंफर्म्ड डेड में वो स्टूडेंट्स भी शामिल थे जिनका क्राइम सिर्फ ये मानना था कि वे अपनी सरकार के सामने बेहतर मांगे रख सकते हैं। मिस नेपाल सरीशा श्रेष्ठ ने बाद में एक वायरल वीडियो में टेस्टिफाई किया। Students dressed in school uniform. Even minors were shot. इस सारी ब्रूटैलिटी के बीच नेपाल का टेक सेवी यूथ हर चीज डॉक्यूमेंट कर रहा था। सोशल मीडिया बैन के बावजूद पुलिस ब्रूटैलिटी के वीडियोस, वीपीएन नेटवर्क्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए तेजी से फैलने लगे। डिस्कॉर्ड सर्वर्स, जो शुरू में गेमिंग के लिए यूज होते थे, अब कमांड सेंटर्स बन गए थे, जहां से मेडिकल एड और रेस्क्यू ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट किए जा रहे थे। इसी सब के बीच सुदन गुरुंग द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हामी नेपाल ग्रुप इस पूरे प्रोटेस्ट का एक स्टेजिंग पॉइंट बन गया था। लेकिन इन अनमॉडरेटेड प्लेटफॉर्म्स ने रेवोल्यूशन की एक डार्क साइड भी एक्सपोज कर दी थी। जैसे जैसे किलिंग्स के बाद गुस्सा बढ़ता गया, वैसे वैसे मैसेजेस प्रोलिफरेट होने लगे जो पॉलिटिशियंस और उनके फैमिलीज के अगेंस्ट वायलेंस की कॉल कर रहे थे। जस्टिफाइड रिबेलियन और मॉब जस्टिस के बीच की लाइन खतरनाक तरीके से ब्लर होने लगी थी। काठमांडू की पुरानी गलियों में शोक में डूबे परिवारों की चीखें गूंज रही थीं। मंडे के स्टूडेंट मैसेकर की खबर रात भर एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फैल गई थी। ग्रीफ रेज में बदल रहा था और प्रोटेस्ट रेवोल्यूशन में अथॉरिटीज ने सख्त कर्फ्यू इंपोज कर दिया था। लेकिन सूरज उगने से पहले ही हजारों सिटीजन्स इकट्ठा होने लगे थे। उनके हाथों में उन 19 स्टूडेंट्स की तस्वीरें थीं जो मारे गए थे और बैनर्स पर सिर्फ एक डिमांड थी, सिर्फ सोशल मीडिया बैन्स हटाओ नहीं, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बदलो। अब प्रोटेस्टर्स का गुस्सा कंटेन करना मुमकिन नहीं था। बात अब डिजिटल राइट्स से आगे बढ़ चुकी थी। ये प्रदर्शन अब एक ऐसी सरकार के खिलाफ था जो अकाउंटेबिलिटी मांगने पर बच्चों को मारने तक के लिए तैयार थी। इस रेवोल्यूशन के चलते जो टारगेट्स चुने गए वो रैंडम नहीं थे, वो डायरेक्ट स्ट्राइक्स थे नेपाल के करप्ट पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पर। लगभग सुबह के 10 बजे असॉल्ट की शुरुआत नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से हुई। ये नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जो रूलिंग गठबंधन का एक मुख्य स्तंभ मानी जाती है। प्रोटेस्टर्स ने बिल्डिंग के अंदर घुस उस पर आग लगाना शुरू कर दिया। मैसेज एकदम क्लियर था, जो पार्टीज नेपाल को डिकेड्स तक फेल करती रही हैं, अब उन्हें भी प्राइस चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस रेवोल्यूशन का असली टारगेट पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, जो कि डेमोक्रेसी का सिंबल होने के बावजूद वक्त के साथ एलीट प्रिविलेज और इंस्टीट्यूशनल फेलियर की वजह बन गई थी। नेपाल की रेवोल्यूशन का डिफाइनिंग मोमेंट दोपहर 2:47 पर आया, जब प्रोटेस्टर्स ने फाइनली पार्लियामेंट के मेन गेट्स ब्रीच कर दिए। जो उसके बाद हुआ वो इस बिल्डिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। हजारों युवक उन कॉरिडोर्स में भर गए जहां उनकी आवाजें कभी नहीं सुनी गई थी। अंदर से रिकॉर्ड की गई वीडियोस में एक अजीब ड्युअलिटी दिखाई दी। माहौल एक तरफ सेलिब्रेटरी था और दूसरी तरफ एपोकलिप्टिक। एंट्रेंस पर लगाई गई आग के चारों तरफ प्रोटेस्टर्स डांस कर रहे थे और गाने गा रहे थे। लेकिन नेपाल का जेन जी सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जलाकर संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल फिगर्स के पर्सनल रेजिडेंसेस को टारगेट करना भी शुरू कर दिया। लगभग दोपहर 3 बजे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का बालकोट रेजिडेंस सबसे पहले गिरा। वीडियोस ने भीड़ को विक्ट्री सॉन्ग्स गाते हुए कंपाउंड तोड़ते और उस पर आग लगाते दर्शाया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और नेपाली कांग्रेस के लीडर शेर बहादुर देउबा का रेजिडेंस भी स्टॉर्म करके जला दिया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झलनाथ खनाल के घर पर भी प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी और उनकी वाइफ रवि लक्ष्मी चित्रकार अंदर ही फंस गईं। सीवियर बर्न्स के साथ उन्हें कीर्तिपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो इस प्रोटेस्ट की एक और ट्रेजिक कैजुअलिटी बन गई। इस असॉल्ट के जरिए नेपाल की पॉलिटिकल एलीट्स तक ये मैसेज पहुंच चुका था कि वो अब अपने लग्जरी कंपाउंड्स की दीवारों के पीछे छुपकर अपनी पॉलिसीज से एक पूरी जनरेशन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। लेट आफ्टरनून तक सरकार पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, जिनमें होम मिनिस्टर रमेश लेखक भी शामिल थे, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर दिया। पीएम केपी शर्मा ओली खुद एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में थे। उनका घर जल रहा था, उनकी कैबिनेट टूट रही थी और हर तरफ से अंतर्राष्ट्रीय निंदा आ रही थी। शाम 6:30 पर ओली ने एक संक्षिप्त बयान में अपना इस्तीफा घोषित कर दिया, बस इतना कहकर कि देश एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन से गुजर रहा है। वही आदमी जिसने सिर्फ 48 घंटे पहले नेपाल के यूथ को एंटाइटल्ड ट्रबल मेकर्स कहकर डिसमिस किया था, अब उनके गुस्से के सामने कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गया था। उस मोमेंट पर सेलिब्रेशन तुरंत और ओवरवेलमिंग था। वीडियोस ने यंग प्रोटेस्टर्स को बर्निंग पार्लियामेंट के बाहर चीयर करते और एक दूसरे को गले लगाते दिखाया। पार्लियामेंट के अंदर 20 साल के युवा प्रोटेस्टर्स खड़े होकर उस डिस्ट्रक्शन को देख रहे थे जिससे उन्होंने खुद जन्म दिया था। वो बिल्डिंग जो 17 सालों से ब्रोकन प्रॉमिसेस का एक सिंबल थी, अब जनरेशनल चेंज का एक मॉन्यूमेंट बन गई थी। नेपाल के यूथ ने एक चीज साफ कर दी थी, वो अब ऐसी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उन्हें एक्सक्लूड करे, ऐसी इकोनॉमी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उन्हें एक्सपोर्ट करे, और ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उन्हें इग्नोर करे। लेकिन इस सेलिब्रेशन में शोक भी था। 19 लोगों की जानें चली गई थी और वो लोग कभी उस नेपाल को देख नहीं पाएंगे जिसके लिए उन्होंने जान दी। रेवोल्यूशन सक्सीड कर गया था, पर एक ऐसी कॉस्ट के साथ जो सर्वाइवर्स को जिंदगी भर हॉन्ट करेगी। जैसे जैसे काठमांडू पर रात छाती गई, हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, नेपाल के लिए अगला कदम क्या होगा? सरकार गिर चुकी थी, पार्लियामेंट राख बन गया था और अब सबकी नजर इस बात पर थी कि नए नेपाल को लीड कौन करेगा। इस सवाल के बीच कुछ नाम सामने आए, हर एक अपने साथ एक अलग विजन लेकर। सुशीला कार्की नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस थीं, जिनकी एंटी करप्शन लेगेसी प्रोटेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन थी। अपने 2016 से 2017 के टेन्योर में उन्होंने कई सिटिंग मिनिस्टर्स को भ्रष्टाचार चार्जेस पर जेल तक भेजा था। बालेंद्र बालेन शाह काठमांडू के 35 साल के रैपर टर्न्ड मेयर हैं, जो एकदम जनरेशनल चेंज सिंबलाइज करते हैं। 8 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ उनका इन्फ्लुएंस ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस के बराबर है। उनका रैप ट्रैक बलिदान, जो भ्रष्टाचार और गवर्नेंस फेलियर्स पर है, इस मूवमेंट का एंथम बनकर सामने आया है। लेकिन इन चॉइसेस के बीच प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर डिविजन्स भी सामने आने लगे हैं। कुछ ग्रुप्स रैडिकल रिफॉर्म्स और इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए पुश कर रहे हैं, जबकि दूसरे इंसिस्ट करते हैं कि चेंज एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही आना चाहिए। नेपाल की पार्लियामेंट बिल्डिंग का जला हुआ ढांचा आज एक जनरेशनल चेंज का सिंबल बन चुका है। नेपाल की जेन जी ने दुनिया को दिखा दिया कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे कितने ही ग्रैंड या एंशिएंट क्यों ना हो, वो तब तक ही मजबूत हैं जब तक उनके पास लोगों का साथ हो। नेपाल के फ्यूचर के पन्ने अभी लिखने बाकी हैं, लेकिन एक बात तय है, कल की कहानी लिखने की कलम नेपाल के युवाओं के हाथों में।